रहे हैं सीएमए फाउंडेशन का। मैं रिपीट कर देता हूं आपको, सीएमए फाउंडेशन का बेटा आपके इंस्टीट्यूट ने जो पेपर लॉन्च करे हैं जून एग्जामिनेशन के लिए 2026 के लिए, उसको सॉल्व करेंगे इकोनॉमिक्स का। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, सीएमए फाउंडेशन का जो नेक्स्ट मंथ एग्जाम होने वाला है, जून अटैम्प्ट होने वाला है, उसके हम बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के जो उन्होंने क्वेश्चंस पेपर लॉन्च करे हैं, आरटीपी लॉन्च करे हैं वेबसाइट के ऊपर, वो 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और तकरीबन मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, तकरीबन एग्जाम तक हम यहाँ पर 300 से 400 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो है आराम से पेपर सॉल्व हो जाता है वहां पर फाउंडेशन लेवल पर, जो इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है बहुत बेसिक से। आराम से हम सिर्फ 50 क्वेश्चंस नहीं करेंगे, हम और भी, जैसे अब आप मई की 20 तारीख है आज मई की लगभग, तो आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चंस की और डिटेलिंग्स दूंगा ताकि आने वाले क्वेश्चंस पेपर जो मैं करवाने वाला हूं यहां पर, वो और बेहतर तरीके से सॉल्व हो पाए, ठीक है। तो सिर्फ एक क्वेश्चन पे फोकस नहीं करेंगे, तो इनडायरेक्ट वे में हम जो ये लेक्चर कर रहे हैं इसमें 50 तो जो ये दिए हैं ये तो करेंगे, इसके साथ लिंक जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी करेंगे, तो लगभग 100 क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ सुनना होगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन के साथ साथ हम और एडिशनल क्वेश्चन भी रिव्यू करेंगे यहां पर, ठीक। पहला क्वेश्चन है, उसने बोला है इन इकोनॉमिक्स गुड्स इंक्लूड्स मटेरियल थिंग्स व्हिच, ठीक है, गुड्स की बात हो रही है। तो मैं आपसे यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं पहले गुड्स के बारे में। आपको ये दिखाई दे रहा है मेरा पेन? हाँ सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। सर ये जो पेन है आपका, ये ब्लैक रंग का है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं ब्लैक रंग का है। बेटा ये पेन ले जाओ दूसरी क्लास में दे दो मैडम को, जाओ, समथिंग लाइक दिस, तो आप लेके जा सकते हैं। तो गुड्स जो है वो ट्रांसफर हो सकता है, और आपको क्लियरली विजिबल है कि ब्लैक रंग का पेन है, क्लियरली विजिबल है। तो गुड्स के ये दो फीचर हो गए, ट्रांसफर भी होता है, विजिबल भी होता है। तो हमारा क्लियर आंसर क्या टिक हो जाएगा यहाँ पर? सी। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे क्या आ रहा है? सी आ रहा है। तो इसका आंसर लगा हमारा सी पॉइंट फर्स्ट का। आपको इमेजिन भी करना है सिचुएशन। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे मॉड्यूल के फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है। यहाँ पर और भी कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स कर देता हूँ कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। जैसे कि मैंने बोला ये क्वेश्चन के साथ साथ एडिशनल क्वेश्चन भी लगाएंगे। एडम स्मिथ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, देन उसके बाद इकोनॉमिक्स इज अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। तो ये दो क्वेश्चंस और हैं उस चैप्टर के अंदर, थोड़ा एडवांस चलेगा यहाँ पर, ठीक। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीएफ इज लीनियर। लीनियर मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ये कह रहा है क्वेश्चन कि पीपीएफ जो है वो ऐसा है। And what is the meaning of PPF? Production Possibility Frontier. Production Possibility Frontier. और इसको हम PPC भी बोलते हैं, यानी कि Production Possibility Curve. Production Possibility Curve भी बोलते हैं। And most importantly हम इसको, बेटा ये देखो मैं और भी क्वेश्चंस आपको टैकल करवा रहा हूँ, Transformation Curve भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। PPC is also known as Transformation Curve. प्लीज ध्यान दीजिएगा, PPC is also known as Transformation Curve. बेटा ये जो कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, वो इसकी वजह से है, एमओसी की वजह से, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हिच इज कैलकुलेटेड बाय डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो हमने आपको पढ़ा रखा है, मेरी पीडीएफ में अवेलेबल है, क्लासेस में करवाया है मैंने, कि जब भी पीपीएफ स्ट्रेट लाइन होता है तो जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो 1 कांस्टेंट आती है। तो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द आंसर। तो साथ साथ मैं आपको और भी क्वेश्चंस टैकल करवाता जा रहा हूं बेटा, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान देने की आप अच्छे से कोशिश करेंगे। जैसे कि अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छे से देखिएगा। वेरिएबल फैक्टर, देखो दो फैक्टर होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर चैप्टर प्रोडक्शन से आ रहा है ये। वेरिएबल फैक्टर मींस दोस फैक्टर्स व्हिच कैन बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन, व्हिच कैन बी नेवर चेंज्ड, व्हिच कैन बी ओनली चेंज्ड इन लॉन्ग रन। तो भाई देखो, वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर होता है, शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जहां पर हमारा फिक्स फैक्टर तो कांस्टेंट होता है और वेरिएबल फैक्टर हम चेंज करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा है। इस चैप्टर के अंदर हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा है। 3 स्टेजेस का क्वेश्चन होता है, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट होता है, और वेरिएबल मतलब वेरिएबल फैक्टर जब चेंज होता है जब शॉर्ट पीरियड होता है। शॉर्ट पीरियड क्या होता है कि लैंड बिल्डिंग वही रहती है, बस हम लेबर बढ़ाते हैं, वन काइंड ऑफ। तो B is the correct answer। अब देखो ये क्वेश्चन में हो सकता है आपको थोड़ा सा इश्यू हो, लेकिन तभी इश्यू होगा जब आपने चैप्टर्स नहीं कर रखे होंगे। तो आपको बेसिकली मेरी प्रोडक्शन की जो वीडियोस वगैरह अवेलेबल है, जो करवाया गया क्लासरूम के अंदर, आप उसको अच्छे से करिए, तो वहां पे आपको समझ में आएगा। मैंने आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आता है, 3 स्टेजेस का क्वेश्चन होता है, एल्फ्रेड मार्शल का लॉ है,
और शॉर्ट रन है, 3 स्टेजेस बनती हैं, उनके रिलेशनशिप होते हैं टीपी एमपी के, तो आप उसको अच्छे से करके रखिए, वहां से भी क्वेश्चंस निकलते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, उसके साथ 2-3 चीजें और बताता चलूंगा हर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन भी बेटा प्रोडक्शन से ही आ रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है इन्होंने कई बार, प्रोडक्शन जो होता है वो क्रिएशन ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी कॉन्सेप्ट होता है, ये भी पूछा हुआ है कई बार, है ना। 4 फैक्टर जो मैंने आपको सुनाए होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी समथिंग, ठीक है। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम वेरिएबल, सारे फैक्टर चेंज कर सकते हैं, लॉन्ग रन में होता है ऐसा। लॉन्ग रन इज अ प्लानिंग पीरियड, लॉन्ग रन में ऐसा होता है, देखिए ध्यान से, फोर्थ का बी लग गया। लॉन्ग रन में ऐसा होता है कि सारे फैक्टर को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग रन में क्या है, एक्चुअल में हमने कुछ स्टार्ट तो कराई नहीं, हम पेपर पे बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं, हमारे पास इतनी क्लासरूम होंगी, इतने बच्चे होंगे, इतनी मशीन्स होंगी, इतने टीचर्स होंगे, कल अरे नहीं यार एक क्लासरूम कम कर दो, इट इज अ लॉन्ग रन पीरियड, जस्ट वी प्लानिंग, तो इट इज आल्सो नोन एज प्लानिंग पीरियड। तो लॉन्ग रन में सारे फैक्टर चेंज होते हैं और शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर फिक्स्ड रहता है और वेरिएबल फैक्टर खाली चेंज होता रहता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं, 4 क्वेश्चंस मैंने आपको टैकल करवाई, प्रोडक्शन यूनिट से क्वेश्चन दे रहा है बेसिकली। उसके बाद आते हैं 5th क्वेश्चन को, जरा ध्यान से पढ़ेंगे। नाम का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, नाम के बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार पेपर में। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन वाज प्रोनाउंस्ड बाय कार्ल मार्क्स, इन्होंने प्रोनाउंस करा था, मॉड्यूल के अंदर दिया गया है, प्रोडक्शन का जो पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो इन्होंने प्रोनाउंस करा था, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना पड़ेगा 5th वाले को, ठीक है। प्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, टीपी, एमपी, एपी, वापस से रिव्यू करिए इसको, मैं आपको हिंट करता जा रहा हूं कि आप पूरा रिकॉल करें अपने सिलेबस को, ठीक है जी। चलिए 5 क्वेश्चंस को हमने टैकल करा है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जो भी इंस्टीट्यूट ने आपका पेपर लॉन्च करा हुआ है, ठीक है जी। अब देखिए ध्यान से, हमारा 6th क्वेश्चन है, कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी के ऊपर है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे सारे के सारे जो सेक्टर्स होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में होते हैं, प्राइवेट सेक्टर इसमें मेन रोल प्ले करता है और प्रॉफिट के लिए काम करता है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा है, कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी जो होती है उसमें ध्यान से समझते हैं, वेयर द वेल्थ एंड इनकम ऑफ द कंट्री आर ओन्ड बाय, कौन ओन्ड करता है, ठीक है। स्टेट एंड पब्लिक तो नहीं होगा, स्टेट मतलब यहाँ पर वन काइंड ऑफ गवर्नमेंट हो गया, इसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, तो ये तो क्रॉस लग गया, स्टेट पे नहीं लग सकता, लैंड ओनर नहीं लग सकता, बेसिकली यहाँ का सी का आंसर होगा, इसका मतलब वन काइंड ऑफ आप लिख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर। और ये मैंने आपको पढ़ाया था, 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, प्लीज ध्यान देना, 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी यूएसए के अंदर है, जहां पर मेन सारे जो कंट्रोल्स होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो चाइना में उपलब्ध है, जहां पर मेन कंट्रोल जो है सेंट्रल अथॉरिटी की होती है। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी मेरे भारत में है, मेरे भारत में प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है, दोनों का काम चल रहा है, बोथ प्ले देयर रोल रिस्पेक्टिवली। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा 6th नंबर का क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पर टैकल कर लिया। अब हम आते हैं, बहुत आराम से समझते हैं 7th क्वेश्चन को, प्लीज आराम से समझने की कोशिश करेंगे। 7th को देखो क्या लिखा हुआ है, which is not वर्ड में फोकस है, द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनमें से कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप नहीं है, ठीक है, अच्छे से। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो मैक्रो होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज, इसका जो दूसरा नाम होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी होता है, अच्छे से समझाया था मैंने, कई सारे एग्जांपल पढ़ाए थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। अब वो कह रहा है कि कौन सा नहीं है, देखो इन्फ्लेशन को जब हम पढ़ते हैं तो वो मैक्रो के अंदर ही आता है, पर इन्होंने नॉट पूछा है यार। ट्रेड साइकिल अप एंड डाउन पूरी इकोनॉमी का जब हम पढ़ते हैं, बिजनेस साइकिल के बारे में, बेसिकली ट्रेड साइकिल इज आल्सो नोन एज बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल इज आल्सो नोन एज बिजनेस साइकिल। तो जब हम इसके बारे में भी पढ़ते हैं तो ये भी मैक्रो की कैटेगरी के अंदर आता है। जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं, बेटा ग्रोथ एक के लिए नहीं होता, ग्रोथ मतलब जीडीपी बढ़ाओ देश की, ये सबके लिए होता है, तो ये भी मैक्रो के अंदर आता है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं आ रहा, मतलब फिर ये बच गया। एलिमिनेटर मेथड लगाया मैंने अपना दिमाग यूज करके, एग्जांपल यूज करके। ए थ्योरी ऑफ वेलफेयर की बात हो रही है, तो 7th का आंसर हमारा ए डी हो जाएगा, सही है, 7th का ए। थोड़ा दिमाग लगाना है, मैक्रो मतलब ऑल ओवर पे जो इंपैक्ट करता है। अब हम हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, ठीक है बेटा, बहुत ही पोलाइटली चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को समझने की कोशिश करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से पढ़िएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर एन एसेंशियल फीचर ऑफ मार्केट। सबसे पहले मार्केट से क्वेश्चन आया है,
forms of market, forms of market, forms of market, perfect competition, monopoly, monopolistic, oligopoly, perfect competition, monopoly, monopolistic, oligopoly आपको पढ़ाया गया है। ये मैं एक क्वेश्चन के सारी चीजें इसलिए समझा रहा हूं तो कि आप चैप्टर में वापस जाए, नोट्स को खोलें, रजिस्टर को खोलें और पढ़ें दोबारा से कि यार अभी एक आया है यहाँ पर और पेपर्स में और भी आएंगे तो मैं प्रिपेयर हूं उसके लिए मैक्सिमम लेवल पे। Which of the following is are an essential feature of market? तो देखो एक मार्केट को चलाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। आप कभी जब बाजार में जाते हो बेटा, देखो बायर्स हो, आप ऐसा बायर जाते हो, वहां सेलर बैठा हुआ है, प्रोडक्ट होता है, प्राइस होता है, प्लेस होता है, ये सारी चीजें जरूरी होती है बाजार को चलाने के लिए। तो यार क्या था, ये तो बहुत सिंपल सा था। बायर्स होगा, सेलर्स होगा, प्राइस होगा, प्रोडक्ट होगा, प्लेस होगा, तभी तो बाजार चलेगा। तो डी ऑल ऑफ द अबव, खत्म। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं, पर पॉइंट ये है कि आपने सिलेबस पढ़ के रखा है तभी आप स्पीड पकड़ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ने की कोशिश करेंगे बहुत ही आराम से। इन द लॉन्ग रन प्राइस के बारे में बात हो रही है। लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन कौन सा पीरियड होता है जहां पर सारे फैक्टर चेंज हो सकते हैं। लॉन्ग रन कौन सा पीरियड होता है जहां पर सारे फैक्टर चेंज हो सकते हैं। इन द लॉन्ग रन, और 4 फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरव्यू। इन द लॉन्ग रन प्राइस इज ओन्ड बाय, प्राइस कैसे डिसाइड होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, क्योंकि लॉन्ग रन वो पीरियड होता है जहां पे प्रोडक्शन एक्चुअल में स्टार्ट नहीं करी है हमने कोई। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई तो तब स्टार्ट होता है जब मार्केट चालू होती है, डिमांड एंड सप्लाई। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे कितना प्रोडक्शन का कॉस्ट आ रहा है उसके बेसिस पे हम प्राइस को लगाते हैं लॉन्ग रन में डिसाइड करके। क्योंकि शॉर्ट रन तो रियल में चल रहा है, लॉन्ग रन तो बस अभी प्लानिंग चल रही है। तो कॉस्ट क्या है उसके हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस रखेंगे, ऐसे याद रख लो। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लॉन्ग रन के लिए, तो ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी है। ओलिगोपोली मार्केट, मैंने आपको बताया था ना, ओलिगोपोली मार्केट जो ऑटोमोबाइल्स मार्केट होती है वो ओलिगोपोली मार्केट होती है। इसका डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा रखा है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं, फ्यू गाड़ियों के, फ्यू सेलर्स, फ्यू सेलर्स, फ्यू सेलर्स, फ्यू सेलर्स, फ्यू सेलर्स, फ्यू सेलर्स, फ्यू सेलर्स। आंसर इज बी, खत्म। ठीक है, बाकी भी पढ़िएगा आप, मोनोपोली वगैरह भी पढ़िएगा जहां पे सिंगल सेलर्स वगैरह होते हैं, सारा नोट्स में है। अभी तो यार हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा स्पीड पे रखेंगे बराबरी से। हम क्वेश्चन नंबर बेटा 11 पे शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है जी, 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है द एआर कर्व। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूं बेटा, एआर कर्व इज आल्सो नोन एज डिमांड कर्व। एआर कर्व इज आल्सो नोन एज डिमांड कर्व। अच्छा, एआर कर्व जो होता है, एआर कर्व एंड इंडस्ट्रीज डिमांड कर्व आर आइडेंटिकल। कहां पर आइडेंटिकल होगा, ध्यान से समझो, कहां पर आइडेंटिकल होगा? मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ध्यान से देना, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक। अरे यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा रखा है यार। ये हो गया भाई मोनोपोली। सर कैसे जरा समझाओ। अब यार इसका ना पूरा डेप्थ लॉजिक जो है नोट्स में। मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली सिंगल सेलर होते हैं, एक ही बंदा है, वही माल बना रहा है, वही बेच रहा है, जैसे भारतीय रेलवे, ये इसका एग्जांपल है। तो वो ही फर्म है, वो ही इंडस्ट्री है। मोनोपोली में एक ही बंदा है, वही बना रहा है, वही बेच रहा है, वही इंडस्ट्री है, वही फर्म है। तो जो कर्व होगा वो एक ही होगा। तो इंडस्ट्री का कर्व हो या फर्म का कर्व हो, वो सेम होता है। कौन सी मार्केट के समय होता है? मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन को जिसने पढ़ रखा है, इसका आंसर ये हो चुका है। परफेक्ट कंपटीशन जिसने पढ़ रखा है उसमें याद हो किसी को, P = AR = MR ऐसे बना था कर्व। ठीक है, और इंडस्ट्री का डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे आता है ऐसे। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक में भी अलग होती है साबुन की मार्केट। तो ये सब ग्राफ के डिजाइन आपके नोट्स में अवेलेबल है। तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर था कि आइडेंटिकल का मतलब होता है यहाँ पर सेम। तो सेम होता है कौन सी मार्केट के अंदर सेम होता है मेरे भाई, आपको पता चला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मार्केट को अच्छे से पढ़िए, फीचर सारे, काफी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं पेपर के अंदर इन्होंने मार्केट के बेसिस पे। Which of the following does not characterize monopolistic competition market? Monopolistic competition market वो मार्केट होती है जहां 99% करके लिखवाया था मैंने, सारे जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, हेट्रोजीनियस, ध्यान देना, हेट्रोजीनियस। सर एग्जांपल, टॉयलेट साबुन, साबुन का एग्जांपल एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है बुक के पीछे कि टॉयलेट साबुन इज एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ऐसे समथिंग। तो मोनोपोलिस्टिक ये वो मार्केट होती है जहां लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होता है। जैसे चिप्स खरीदते हैं हम, दुनिया भर के चिप्स के पैकेट्स आते हैं मार्केट में, सबका ब्रांड अलग है, लोगो अलग है, टेस्ट अलग है। कोल्ड ड्रिंक्स है तो ये साबुन है। ठीक है, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट होता है। तो इसका फीचर पूछा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। नहीं है फीचर मतलब नहीं है, तो ये तो है। ठीक है, ये तो है। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये भी है भाई, आपको देखिए ये भी है। ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल होता है अपने ब्रांड का प्राइस के ऊपर। अब्सेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट, ये इसका फीचर नहीं है। इस मार्केट में भरपूर एडवर्टीजमेंट होती है भाई, ये कह रहा है नहीं होती। अब्सेंस मतलब नहीं होती, गलत बोल रहा है।
अरे भाई एडवर्टाइजमेंट तो होती है, आपको मैंने चिप्स बोला, ऐड आती है टीवी के ऊपर, आपको मैंने साबुन बोला, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, ऐड करा के अपना मार्केट गैप करना है हमने। ऐड तो होता है इस मार्केट में, जो प्रोडक्ट से समझ आ रहा है, चॉकलेट इतनी सारी आती है, सबके ब्रांड्स अलग है, डिफरेंट प्रोडक्ट, तो ये फीचर है मोनोपोलिस्टिक के, तो अब्सेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये गलत बोल रहा है, ठीक है। एक फॉर्म, ये एमआरएमसी अप्रोच आ गई भाई, एमआरएमसी अप्रोच, सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई एमआरएमसी अप्रोच का, जहां पे एमआर और एमसी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, वहां पर हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्स होता है, ठीक है भाई, पढ़ाया गया आपको। मींस अब्सेंस ऑफ कंपटीशन, 14वां क्वेश्चन, बंदा कह रहा है अब्सेंस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन नहीं होता, परफेक्ट कंपटीशन में तो होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सेलर लार्ज है तो कंपटीशन हो गया, सब में होता है, मोनोपोली में नहीं होता कंपटीशन, क्योंकि यहां पर सेलर ही क्या है, सिंगल, किंग ऑफ द मार्केट, मेरे क्लास में ये लाइन होती है, किंग ऑफ द मार्केट है, रेलवे का कोई कंपटीशन नहीं है, वही है एक ट्रेन की सर्विस देने वाला, कहां जाओगे बेटा, इसलिए जीरो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होता है, मोनोपोली, इंडियन रेलवे, नो कंपटीशन, ठीक। नेक्स्ट आ रहा है हमारा डियोपोली, ध्यान दीजिएगा, 15वां क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। डियोपोली का मतलब होता है दो, जहां पे टू फर्म्स होती हैं, जैसे कि एंड्रॉइड और हम जो आईफोन में सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, और एंड्रॉइड हमारे गरीबों के फोन में यूज होता है समथिंग, तो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर ये ड्यूपोली, दो फर्म्स हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ो, दो फर्म्स के बारे में क्या बोलना चाह रहा है वो, ठीक है। अरे यार ये तो खत्म हो गया, देयर आर एग्जैक्टली टू सेलर्स डोमिनेटिंग द मार्केट, खत्म, आगे मत ही पढ़ो, वन तो नहीं, वन पे तो मोनोपोली हो जाएगा भाई, डियोपोली मतलब टू फर्म्स, मैंने ऊपर ही लिखा था, बाद में देखा मैंने, खत्म क्वेश्चन। चलिए भाई 16 नंबर पे आ रहे हैं हम लोग, देखते हैं क्या बोल रहा है 16 अब हमसे, अच्छे से पढ़िएगा पहले 16 को। which statement is true regarding the relationship between duopoly two firms and oligopoly मतलब few firms। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, ठीक है, पढ़ते हैं। ओलिगोपोली इज a special case of duopoly, नहीं ऐसा नहीं है, duopoly is not related to ये, नहीं रिलेट तो करता है, ये नॉट कह रहा है, दोनों एक दूसरे के अंदर ही आते हैं, ठीक है। डियोपोली स्पेशल, यार ये फिर खत्म हो गया, अ डियोपोली इज अ स्पेशल केस ऑफ ओलिगोपोली विद जस्ट टू फर्म्स, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये पूछा था ना कि सिमिलैरिटीज क्या है, वन काइंड ऑफ, नहीं ये तो गलत है, डिफरेंस तो है, क्योंकि ओलिगोपोली में फ्यू फर्म्स होती है और डियोपोली में दो होती है, तो डिफरेंस तो है मेरे भाई, ठीक है, तो सी इज द आंसर। देखो आपको समझना पड़ेगा बेटा, कई बार सीधे क्वेश्चन आते हैं, बड़ा मजा आएगा, पेपर से पहले मैं लगभग आपको 400-500 क्वेश्चन ट्रेन करा दूंगा, मजेदार रिजल्ट आना चाहिए आपका, ठीक है। 17वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नाम आया है एक बंदे का पीगू, अगर आपको अच्छे से याद हो, जिसके क्लासरूम को सुना है, पीगू ने दिया था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, पीगू ने दिया था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, पीगू ने दिया था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, 3 डिग्री होती थी, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, आपको पढ़ाया गया, यहाँ तो हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो नीचे देखो डिग्रीज के बारे में पूछा उन्होंने, ठीक है। तो अब देखते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है 17वें क्वेश्चन में, पढ़ते हैं। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन द कंज्यूमर कैन नॉट बी ग्रुप्ड बाय डिमांड इलास्टिसिटी, ठीक है। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन लीव कंज्यूमर विथ जीरो कंज्यूमर सरप्लस, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है, नहीं पूछा है, ध्यान से पढ़ो बेटा, देखो करेक्ट नहीं पूछा है, नॉट पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। फर्स्ट डिग्री में कंज्यूमर सरप्लस नहीं होता, ये मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। ब्लॉक प्राइसिंग, ठीक है भाई, ये मेरे को पहला वाला ही गलत लग रहा है, ये बहुत ज्यादा गलत लिखा हुआ है, कोई सही नहीं बताना ना। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ओनली पॉसिबल व्हेन द कंज्यूमर कैन नॉट बी, जबकि थर्ड डिग्री में ये होता था कि मार्केट को दो सेगमेंट में डिवाइड करा जाता है, फॉरेन मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में, और मैंने आपको सिखाया था कि फॉरेन मार्केट में प्राइसेस कम रखी जाती है और डोमेस्टिक मार्केट में हाई रखी जाती है, इसे डंपिंग भी बोलते हैं। तो ये सब तो लिखा ही नहीं इसने, इसमें इलास्टिसिटी तो ए हो गया, खत्म करो सीधे, गलत पूछा था, गलत पहला ही हो गया, ठीक। देखो 18वां क्वेश्चन है, विच इंडियन मनी के अंदर पूछा गया है सी, यार M1 इज इक्वल टू सी प्लस DD प्लस OD पढ़ाया था मैंने आपको, इट इज ऑल्सो नोन एज नैरो मनी, इट इज ऑल्सो नोन एज नैरो मनी, खत्म करो जल्दी से, निकलो आगे, थोड़ा सा स्पीड में रहो। विच इज नॉट द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, इनमें से कौन सा सेकेंडरी नहीं है। देखो प्राइमरी के अंदर दो आते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर्स ऑफ वैल्यू,
तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज प्राइमरी, इट्स नॉट सेकेंडरी। प्राइमरी में दो आते हैं मेरे भाई, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर्स ऑफ वैल्यू, चार्ट बनवाया मैंने आपको, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, 20वां क्वेश्चन, कंट्री में भयंकर लेवल का चल रहा है रिसेशन। ध्यान दे लो, रिसेशन मतलब इकोनॉमी नीचे है, मैंने ऐसे ही सिखाया था। रिसेशन मतलब इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा नीचे चल रही है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट मतलब आरबीआई। आरबीआई की स्थापना हुई 1935 में, एक्ट आया इसका 1934 में, नेशनलाइजेशन हुआ आरबीआई का 1949 में। तीन डेट्स और सिखा दी मैंने, आरबीआई बनी 1935 में, एक्ट आया 1934 में, नेशनलाइजेशन 1949। प्लीज ध्यान देना, नोट्स में पढ़ा रखा है, ये तीन क्वेश्चन और समझा दिए मैंने आपको, ये भी मिलेंगे आपको फ्यूचर में। इफ द कंट्री इज पासिंग द रिसेशन है, नीचे चल रहा है तो इकोनॉमी को ऊपर बूस्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीआरआर कम करेंगे। सीआरआर कम करेंगे तो बैंक ज्यादा लोन दे पाएगा पब्लिक को, तो इकोनॉमी ऊपर आएगी। इज इट गुड? बाय बॉन्ड्स, बॉन्ड्स खरीदे, मार्केटों को पैसा दिया, मार्केट में पैसा आया, इकोनॉमी ऊपर आएगी, ये भी गुड। बैंक रेट कम करेंगे, सारे स्टेटमेंट ठीक है, डी। ये सारे स्टेप के थ्रू हम इकोनॉमी को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक। बहुत सिंपल बता रहा हूं, याद कर लो, 3 बार बोल रहा हूं। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है करेंसी को प्रिंट करना। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है करेंसीज को प्रिंट करना। बात खत्म करो, किसका भी नहीं, एक मिनट, पूरी स्टेटमेंट नहीं है, वेट करो। देखना जल्दी का काम थोड़ा सा ना बेकार हो जाता है इंसान के साथ। सुन मेरी बात को, देखो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है, पूरा समझते हैं आराम से। डेफिसिट मतलब घाटा। कई बार सरकार अपने घाटों को कवर करने के लिए जो उधारी ले रखी है, बहुत सारी ले रखी है, तो नई करेंसी प्रिंट करती है। इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे को फाइनेंस करना। डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे को फाइनेंस करना। तो फाइनेंसिंग बजट डेफिसिट बाय बोरोइंग, जो उधारी हो रखी है उसको हम सही कर रहे हैं, प्रिंटिंग द न्यू करेंसी से प्रिंट करके अपनी सिचुएशन को ठीक कर लिया गवर्नमेंट ने। तो ये होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, की जो फाइनेंस में घाटा चल रहा है उसको नई करेंसी से प्रिंट करके हमने ठीक कर लिया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे शिफ्ट कर रहा हूं मैं आपको। स्लाइड कर रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, रिवर्स रेपो रेट ट्रांजैक्शंस मींस क्या होता है। सर देखो, आपने ना हमें पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे समझते हैं सर, आपने हमें बैंक रेट पढ़ा रखा है। एमसीक्यू सुनो, बैंक रेट इज आल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट। क्वेश्चन आता है, रेपो रेट पढ़ा रखा है, सर आपने हमें रिवर्स रेपो रेट भी पढ़ा रखा है। सर हमें पता है बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई लोन देती है कमर्शियल बैंक को। बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पे लोन देती है आरबीआई कमर्शियल बैंक को फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सर रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई लोन देती है कमर्शियल बैंक को फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दो है। सर रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक लोन देती है आरबीआई को। अब सुनो मैथमेटिक्स क्या है, ये जो लोन्स दिए जाते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी दिए जाते हैं। अब एक छोटी सी बात समझो, क्या होता है कि आरबीआई जब कमर्शियल बैंक से पैसा ले रहा है तो आरबीआई को सिक्योरिटीज देगा, कोई भी शेयर्स वगैरह कुछ भी, ठीक है, कमर्शियल बैंक साथ में एक एग्रीमेंट साइन करेगा कि भाई मैं 3 महीने के लिए पैसा ले रहा हूं, 3 महीने बाद मैं आपको आपका पैसा दे दूंगा, आप मेरी सिक्योरिटी मेरे को वापस कर देंगे। तो ये होती है पूरी ट्रांजैक्शंस, ठीक है, इसीलिए ये रेपो रिवर्स रेपो रेट मतलब वही चीज है, लोन दे रहे हैं बट जो सिक्योरिटी, ऐसा नहीं है कि हाथ खड़े कर दो, नहीं मेरे पे पैसा नहीं है भाई, सॉरी माफ कर दो। अरे तेरे को सिक्योरिटी दी है ना, वापस ले अपनी सिक्योरिटी, मेरा पैसा मेरे को दे। ये डेट फिक्स होगी, डेट फिक्स होगी। सिक्योरिटी को बेचा जा रहा है बाय द होल्डर। होल्डर कौन है? एक तरीके से आरबीआई है यहाँ पर। किसको बेच रहा है? इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर कौन है? कमर्शियल बैंक है, जो इन्वेस्ट कर रहा है पैसा आरबीआई के ऊपर लगाने के लिए। पहले एक एग्रीमेंट होगा टू परचेज देम एट अ प्री डिटरमाइंड रेट, जो भी डिसाइड करा हुआ है, एंड डेट पे। तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट की इक्वेशन। सीधा, बाकी को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बाकी क्यों गलत है, देखो दोनों लगा रहा है, सेल परचेज क्या कर रहा है ना। तो प्री डिटरमाइंड रेट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ए इज द आंसर। ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है 22वां, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार था, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये मैंने आपको पढ़ाया था मनी मार्केट के अंदर, ये मैंने आपको पढ़ाया था मनी मार्केट के अंदर। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर इशूड बाय द बैंक्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर इशूड बाय द बैंक्स। बैंक इशू करता है, इंडिविजुअल के लिए भी, कंपनीज के लिए भी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए भी। तो ये मैंने पढ़ा रखा है आपको, डी। ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था मनी मार्केट से, एंड मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट, इज कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई, ठीक है। इसके मैंने आपको कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, कॉल मनी, नोटिस मनी, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा नोट्स में जाके। तो ये भी आपका काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। हाँ जी, आगे बढ़ रहे हैं, शिफ्ट हो चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर, जहां पर देखिए क्या पूछा गया है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में यहां पर क्वेश्चन पूछा गया। अब एक बात समझिए,
सबसे पहले इन्फ्लेशन का मतलब समझिए, लगातार चीजों के रेट्स के बढ़ने को इन्फ्लेशन बोलते हैं। जैसे कि भारत में देखो, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर ये लेक्चर देख रहे हैं, आपको वैसे ही पता होगा कि भारत में इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है। अभी देख रहे हो हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन बेसिकली। तो देखो इन्फ्लेशन के दो टाइप्स दिए गए हैं आपकी बुक्स में, आप थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं हूं, मैं आपको पहले उसको समझा रहा हूं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब डिमांड बढ़ाती है पब्लिक, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। जैसे भारत की आबादी बढ़ने की वजह से प्रोडक्ट्स की डिमांड्स लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ रही है। प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ रहे हैं क्योंकि पब्लिक की द्वारा डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा। अब इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन हो रहा है डिमांड की खिचड़ी की वजह से। कॉस्ट पुश, कॉस्ट में धक्का आ रहा है। देखो हम लोग कोचिंग की फीस इसलिए ज्यादा लेते हैं क्योंकि अब हमारे को कोचिंग मैनेज करने की कॉस्ट बढ़ रही है, लाइट के बिल ज्यादा आते हैं, बिल्डिंग का किराया ज्यादा आता है, तो भैया हम आप लोगों से भी ज्यादा लेंगे, सरल भाषा में। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जब कॉस्ट बढ़ता है, तो उन्होंने क्लियर पूछा है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अराइजेस ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, ठीक है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रिसाइज मेटल, ठीक है, कोई मेटल के इससे तो नहीं रिलेट करता ना कि भाई मेरी ये इंफ्रास्ट्रक्चर है मेरा क्लास चलाने का, अगर इसको मैनेज करने का कॉस्ट बढ़ेगा तो मेटल तो कोई लिंक नहीं है ना, नहीं कंबाइंड नहीं है, दोनों अलग अलग है, ये तो रॉन्ग है। अब देखो मेरी बात को समझो, अब मैंने तो आपको सुनाया था, ऑप्शन में दिया हुआ है, दो टाइप के इन्फ्लेशन के बारे में डील करवाता है आप में, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। डिमांड पुल पॉपुलेशन वगैरह बढ़ने की वजह से होता है, तो आपको ध्यान देना है, मिसमैच डिमांड एंड सप्लाई नहीं है, बहुत ज्यादा फैक्टर ऑफ कॉस्ट बढ़ गया है यार, चीजों को मैनेज करने का क्या बढ़ गया है, कॉस्ट। बिल्डिंग भी क्यों महंगी हो रही है, क्योंकि बिल्डिंग को बनाने की जो प्रोडक्ट होती है, जो कॉस्ट होती है, लोहा महंगा हो गया, सीमेंट महंगा हो गया, लेबर महंगी हो गई, तो मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो हो रहा है उसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। 25वें क्वेश्चन के अंदर है, अब हम ध्यान से देखिएगा क्या बोलना चाह रहा है। इन्फ्लेशनरी कंडीशन है, एक इन्फ्लेशनरी कंडीशन है, मतलब डिमांड वगैरह बढ़ रही है, तो क्या होगा, इंक्रीज इन फैक्टर कॉस्ट, यस इन्फ्लेशन में बढ़ेगा ही बढ़ेगा कॉस्ट। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि इन्फ्लेशनरी कंडीशन में एडी बढ़ता है, डिमांड्स बढ़ती हैं, तो डिमांड बढ़ती है तो कुछ हद तक प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की जाती है। ग्रोथ इन जीडीपी, जीडीपी बढ़ेगा, एडी बढ़ेगा, ऑल द थ्री। तो इन्फ्लेशनरी कंडीशन, ये हम 12th में भी पढ़ते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। जब इन्फ्लेशनरी गैप आता है तो मार्केट में डिमांड पुश होती है ऊपर की ओर, प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगती है, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, ज्यादा लेबर रखते हैं, आओ भैया काम पे आओ, जल्दी आओ, अरे मार्केट एकदम इन्फ्लेशनरी प्रेशर पे जा रहा है, डिमांड बढ़ा बढ़ा बढ़ा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लेबरों को बढ़ाया जाता है, एक्सपोर्ट भी बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन करके भेजो दूसरे देशों में, तो ये सारी चीजें होने लगती है बेसिकली, ठीक है। लेकिन रेट्स भी बढ़ते हैं, ये भी है थोड़ा सा, तो आपको समझना पड़ेगा। फिर आते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, वापस आइए, देखो गड़बड़ मत करना, 26वां क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं चाहिए अपने को। पहले था रिवर्स रेपो रेट, अब है रेपो रेट। 26वें को ध्यान से देखो, रेपो रेट का क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से रखना, रेपो रेट का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना। आरबीआई पहले क्या था, होल्डर, वो बेच रहा था किसको, कमर्शियल बैंक को, डेट डिसाइड करके। अब ध्यान से देखोगे कि इसमें क्या करवा रहा है वो। पहली बात तो कोई एक चीज होने वाली है भाई, 25 का तो क्वेश्चन ही नहीं होगा, इसे तो हटाओ पहले। सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय होल्डर टू इन्वेस्टर, नहीं ये तो फिर वापस वही सेम चीज हो गई, आरबीआई बेच रहा है, जबकि रेपो रेट पे कमर्शियल बैंक लोन लेता है, किससे लेता है, आरबीआई से। कमर्शियल बैंक लोन लेता है आरबीआई से, तो आरबीआई क्यों बेचेगा भाई यहाँ पे सिक्योरिटी, है ना। नहीं ये गलत हो रहा है भाई, होल्डर यहाँ पर, होल्डर का मतलब यहाँ पर आरबीआई है, आप ये समझो, होल्डर का मतलब यहाँ पर क्या है, आरबीआई, गलत हो रहा है भाई। ये है कमर्शियल बैंक, टू द इन्वेस्टर आरबीआई है, कि वापस मैं खरीदूंगा, प्रीडिटरमाइंड रेट, डी इज द आंसर। देखो आपको ध्यान देना पड़ेगा, होल्डर मतलब वहां पे आरबीआई था, यहाँ पर नहीं है, तो दोनों में फर्क है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, 27वें क्वेश्चन को देखते हैं। सीआरआर की बात हो रही है, कैश रिजर्व रेशियो होता है, एक एसएलआर होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एक एलआरआर होता है, इट इज द समेशन ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर। ये बातें मैंने आपको पढ़ा रखी है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। 27वें क्वेश्चन में ये बोला गया है, बहुत अच्छे से समझना है आपको, 27वें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जब हम सीआरआर को चेंज करते हैं, आरबीआई जब उसको चेंज करती है तो उससे क्या होने लगता है, जीडीपी का कोई लेन देन नहीं है, ये सब नहीं भाई, ये क्या बकवास है।
तो इससे क्या होता है कि जैसे सीआरआर बढ़ता है तो कमर्शियल बैंक में जितनी भी डिपॉजिट आती है तो फिर कमर्शियल बैंक को अगर सीआरआर बढ़ गया तो ज्यादा परसेंटेज किसके पास रखवाना है, आरबीआई के पास। ज्यादा परसेंटेज किसके पास रखवाना है, आरबीआई के पास। तो कमर्शियल बैंक की लोन देने की पावर क्या हो गई, कम। अरे कोई भी रेशियो अगर बढ़ती है, मैंने पढ़ाया था सीआरआर बढ़े या एसएलआर बढ़े तो बैंक की लेंडिंग पावर जो है वो अफेक्ट होती है, कम हो जाती है अगर बढ़ने पे। घटने पे उल्टा कर लो तो डी इज द आंसर। कमर्शियल बैंक की लोन देने की पावर पे इंपैक्ट आएगा। अगर सीआरआर बढ़ा है तो पावर कम हो जाती है और सीआरआर कम हुआ है तो पावर ज्यादा हो जाती है। ये ऊपर जो लिखे थे 3 ऑप्शन, ये कोई मतलब नहीं था, ये जीडीपी का आरबीआई तो ये कर रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर कंट्रोल कर रहा है। भाई साहब देखो, अब हम एंटर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। भाई साहब जहां तक मैं समझ रहा हूं ये क्वेश्चन दिया गया है बिजनेस एनवायरनमेंट वाले चैप्टर से, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, बहुत ही अच्छे से आपको देखना होगा। इन विच सिनेरियो वुड इट मेक सेंस फॉर अ बिजनेस टू यूज पेस्टल। एनालिसिस के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। आपको स्वेट एनालिसिस भी पढ़ाया गया है, मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ। स्वेट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, है ना, और पेस्टल के बारे में भी पढ़ाया गया है यहाँ पर। अब ये कह रहा है कि इसमें बोला गया है एनालिस्ट एंड पोर्टर 5 फोर्सेस टुगेदर, तो ये समझा रहा है आपको क्वेश्चन। एक बार दोबारा पढ़िए इसको, 28 नंबर को क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आराम से समझते हैं। टू एनालिस मैक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो मैक्रो माइक्रो मैक्रो माइक्रो मैक्रो, ओके। माइक्रो वाला वो एनवायरनमेंट होता है जो सिर्फ मेरे इंस्टीट्यूट को इंपैक्ट करेगा, मैक्रो में सबको करेगा, समझो, है ना। टू एनालिस मैक्रो एनवायरमेंटल ट्रेंड्स एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है। बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। टू ओनली इवैल्यूएट द इंटरनल कैपेबिलिटी ऑफ द फर्म, नहीं इंटरनल तो कर ही नहीं सकते ना हम यहाँ पर, है ना, इंटरनल नहीं भाई, पेस्टल के लिए तो सबको लेके चल रहे हैं, मैक्रो की एनालिसिस है तो इंटरनल तो फिर सब मेरा हो गया। पहली बात तो ये बात यहाँ पे गलत लिखी हुई है, फोरकास्ट एग्जैक्ट फ्यूचर। कभी भी कोई भी सेंटेंस में एग्जैक्ट फ्यूचर आप कलेक्ट ही नहीं कर सकते हैं, ये ऐसा तो भगवान थोड़ी हो एग्जैक्ट फ्यूचर, नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ रहे होते हैं तो हम अपने आसपास की गतिविधि, एनवायरनमेंट मतलब आसपास की बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में स्टडी करते हैं, ना कि कॉस्ट और ये सब के बारे में, ठीक है। इंटरनल नहीं आएगा क्योंकि मैक्रो की बात हो रही है। टू एनालिस्ट तो आंसर बनेगा ए, एलिमिनेट करा है हमने क्योंकि पेस्टल का मतलब ये होता है कि जो बाहर का चल रहा है, ठीक है। पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, सब जो बाहर चल रहा है हमारा, ठीक है। तो ये आंसर है कि मैक्रो एनवायरनमेंट के ट्रेंड्स को हम स्टडी कर रहे हैं जो बाहर है, जो हमारे पूरे बिजनेस को हम सबको इंपैक्ट कर सकते हैं, तो ये इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी क्वेश्चन यही है कि ये 5 फोर्सेस टुगेदर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप अच्छे से रखेंगे 28 में। अब हमें क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर आ चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू 5 फोर्सेस मॉडल है वाटर का, इफ सप्लाई हैव स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर, सप्लायर के पास अगर स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर है, सप्लायर के पास अगर स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर है, तो मैंने आपको समझाया था कि सप्लायर जो है अगर वो रेट बढ़ा दे तो हमारी एकदम से प्रोडक्ट की कॉस्ट पे इंपैक्ट आएगा, प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा, यार मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा पेन को बनाने का। आप जनरली भी लोगों से डायलॉग सुनते हो कि भैया कल तो मैं 20 का पैकेट लेके गया था, आज आप 25 रुपए का दे रहे हो, भैया पीछे से चीज महंगी आ रही है, सप्लायर महंगा दे रहा है, द फर्म में फेस हाई कॉस्ट और रिड्यूस द मार्जिन, उसका मार्जिन कम हो जाएगा। थोड़ा जनरल वे में सोचो चीजों को, जनरल वे में हमेशा बार्गेनिंग पावर जो होती है सप्लायर की वो कॉस्ट और मार्जिन को इफेक्ट करती है। अभी परसों की बात है, अभी जैसे महंगाई चल रही है, हर चीज में रेट्स बढ़ रहे हैं, मैंने एक जूस का गिलास खरीदता था मैं 50 रुपए का, परसों भाई कह रहा भाई ये 60 का हो गया। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया? कह रहा भाई मौसम्बी जो है पीछे से महंगी आ रही है, सप्लायर ने कट्टे पे रेट बढ़ा दिए। मैंने कहा अच्छा, तो उस फर्म ने हायर कॉस्ट हो गई उसकी, इसका रिड्यूस का मार्जिन हो गया। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर आ चुके हैं हम, निहायती सिंपल क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा फैक्टर टेस्टल में इंक्लूड नहीं हो रहा है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया है, बहुत ही। एल स्टैंड फॉर लीगल, टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, ये क्या है? ये नहीं है, नॉट पूछा था, देखो नॉट, ये नहीं है, आपको मैंने टेस्टल पढ़ा रखा है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं मेरे भाई, इन्होंने पूछा माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट। याद करो मैंने आपको सिखाया था माइक्रो के लिए ये 6 एलिमेंट होते हैं, कॉस्मिक, ये आते हैं माइक्रो में, कॉस्मिक,
ठीक है, सी से कंज्यूमर या कस्टमर, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से सप्लायर, एम से मार्केट, आई से इंटरमीडिएट, सी से कंपटीशन। ठीक है, ध्यान से समझना। इनमें से कौन सा इन्होंने पूछा है तो फर्म्स एंड ये है हमारा 31 नंबर के क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। मार्केट एंड कॉम्पिटिटर, ये रहा मार्केट एंड कॉम्पिटिटर, फर्म्स हमारी खुद की फर्म्स है, वो हमारा